चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू दी फर्स्ट क्लास आफ्टर इनेक्टमेंट ऑफ फाइनेंस एक्ट 2022। लास्ट 29 जून पे जो है 29 जून 2022 पे आपका फाइनेंस एक्ट 2022 आपके पार्लियामेंट से पास हुआ है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना लास्ट मोमेंट पे ये बजट आपका ये पास हुआ, और इसकी जो गैजेटेड कॉपी है वो फ्राइडे सेकेंड हाफ में जो है ना FBR और नेशनल असेंबली वगैरह की वेबसाइट पे अवेलेबल हुई है। तो बहुत सारी बातें जो हमने इस फाइनेंस एक्ट 2022 से पहले डिस्कस की थी, तो कुछ जगहों पे मैं आपके साथ ये शेयर करता रहता था कि ये चीज़ बजट में प्रपोज हुई है या करंटली ऐसा है या करंटली ऐसा है, क्योंकि फाइनल पोजीशन हम फाइनेंस एक्ट 2022 के बाद ही डिस्कस कर सकेंगे। तो अब से हमारे पास जितनी क्लासेस कंडक्ट हो रही होंगी उसमें हम सारी बातें कॉन्क्रीट बेसिस पे कर रहे होंगे कि आदर आपके लॉ में या तो यह है या फिर नहीं है, क्योंकि आपका फाइनेंस एक्ट 2022 प्रोमलगेट हो चुका है। थोड़ा सा क्विक रिकैप करते हैं कि हमने अपनी पिछली क्लास में क्या बातें डिस्कस की और फिर हम आज के एजेंडा को लेकर आगे लेकर चलते हैं। सर हमने पिछली क्लास में टैक्सेशन स्कोप ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बात की थी कि आपके इनकम टैक्स लॉ में जो इनकम के ऊपर टैक्सेबिलिटी है, चार्जेबिलिटी है, उसका स्कोप कुछ इस तरह से है कि वो बेस्ड ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन है, वो बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम है। अगर पर्सन, हमारे पास टैक्स लॉ में टोटल 7 तरह के पर्सन थे और इन 7 तरह के पर्सन को आपने बाइफरकेट किया था बिटवीन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। अगर एक पर्सन आपका रेजिडेंट पर्सन बनता है तो रेजिडेंट पर्सन की पाकिस्तान सोर्स इनकम एज वेल एज फॉरेन सोर्स इनकम दोनों ही आपके टैक्स लॉ में चार्जेबल टैक्स हो रही होगी। और अगर एक पर्सन नॉन रेजिडेंट पर्सन बनता है तो नॉन रेजिडेंट की सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम आपके टैक्स लॉ में चार्जेबल टैक्स होगी। और ये दोनों बातें थी सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, दैट इज टैक्स ट्रीटी। यानी कि जब हम एक रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम या एक नॉन रेजिडेंट की पाकिस्तान सोर्स इनकम जिसपे डबल टैक्सेशन की पॉसिबिलिटी अराइज हो सकती है, हो सकता है कि एक रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में भी टैक्स हो रही हो, किसी और कंट्री में भी टैक्स हो रही है। एक नॉन रेजिडेंट अगर पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो किसी और कंट्री में रेजिडेंट हो। मैंने ये जिक्र किया था कि जो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की बेसिस पे आपकी टैक्सेशन है वो डिपेंड करती है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। अगर एक रेजिडेंट पर्सन है तो उसकी पाकिस्तान सोर्स एज वेल एज फॉरेन सोर्स दोनों ही पाकिस्तान में टैक्स होगी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर हम एक रेजिडेंट पर्सन की फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्स करवा रहे हैं तो किसी और कंट्री में भी ये फॉरेन सोर्स इनकम टैक्स हो रही है, तो डबल टैक्सेशन की पॉसिबिलिटी अराइज हो रही हो, तो इस केस में हम टैक्स ट्रीटी या एग्रीमेंट फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन के प्रोविजंस को देखेंगे और इन टैक्स ट्रीटी की प्रोविजंस का आपका इनकम टैक्स लॉ के ऊपर एक ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। इसी तरह अगर एक नॉन रेजिडेंट पर्सन की पाकिस्तान सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्स करवा रहे हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जिस कंट्री में वो रेजिडेंट बन रहा है, फॉर एग्जांपल यूएस में या दुबई में या चाइना में, तो वहां के टैक्स लॉस के हिसाब से भी पाकिस्तान की इनकम पे टैक्स लग रहा हो, तो अगेन एक डबल टैक्सेशन के केस में हम टैक्स ट्रीटी के प्रोविजंस को फॉलो कर रहे होंगे। और फिर उसके बाद हमने इनकम की क्लासिफिकेशन में कुछ बातें डिस्कस की थी कि इनकम चाहे वो नॉर्मल टैक्स रिजीम की इनकम हो, चाहे वो मिनिमम टैक्स रिजीम की इनकम हो, चाहे वो फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम हो, इन सारी इनकम्स को ही या तो हम पाकिस्तान सोर्स या हम फॉरेन सोर्स, इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में बाइफरकेट करेंगे। क्योंकि टैक्सेबिलिटी रेजिडेंशियल स्टेटस की बेसिस पे और रेजिडेंशियल बेसिस में हम PSI और FSI देखते हैं, तो इनकम को भी बाइफरकेट करना जरूरी है कि कौन सी इनकम पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी, कौन सी इनकम फॉरेन सोर्स इनकम होगी। रेजिडेंशियल स्टेटस ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से मैंने आपको बताया था कि आपके टैक्स लॉ में सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन 101, जो हर तरह की इनकम का PSI और FSI का क्राइटेरिया हमें बताता है। सेक्शन 101 के कुछ सबसेक्शंस हैं, सबसेक्शन 1 से लेकर सबसेक्शन 13A तक, जो स्पेसिफिक टाइप, स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ इनकम के बारे में बताते हैं कि कब कब ये इनकम पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी। अगर आपकी इनकम जिसको आप PSI या FSI कंक्लूड करना चाहते हो, उस इनकम के हवाले से कोई सेक्शन 101 का स्पेसिफिक सबसेक्शन मौजूद है, तो आप उस स्पेसिफिक सबसेक्शन की कंडीशन अप्लाई करोगे। अगर कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो इनकम पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो फिर वो इनकम फॉरेन सोर्स इनकम होगी। जैसे हमने सेक्शन 101 का सबसेक्शन 1 देखा था कि सैलरी के बारे में वो बता रहा था कि सैलरी किस वक्त पाकिस्तान सोर्स इनकम होती है। तो सैलरी की पाकिस्तान सोर्स इनकम का क्राइटेरिया कुछ इस तरह से था कि सैलरी शेल बी पाकिस्तान सोर्स इनकम इफ एम्प्लॉयमेंट इज एक्सरसाइज इन पाकिस्तान वेयरएवर पेड। अगर एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में एक्सरसाइज हो रही है तो फिर सैलरी की पेमेंट कहीं पे भी हो, पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर से हो, ये सैलरी हमेशा ही पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी। एक और क्राइटेरिया था इफ इट इज पेड बाय फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और अगर सैलरी की पेमेंट फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर रही है तो फिर एम्प्लॉयमेंट कहीं पे भी एक्सरसाइज हो, वो सैलरी आपकी पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी। तो सेक्शन 101 के सबसेक्शन 1 से लेकर सबसेक्शन 13A तक में कुछ स्पेसिफिक इनकम्स हैं, सैलरी हो गया, डिविडेंड हो गया, रेंटल इनकम हो गया, रॉयल्टी हो गया, बिजनेस इनकम हो गया। इन
स्पेसिफिक इनकम के बारे में पीएसआई का क्राइटेरिया एस्टैब्लिश्ड है। अगर वो क्राइटेरिया मीट होता है तो फिर वो इनकम पीएसआई, अगर क्राइटेरिया मीट नहीं होता तो फिर वो इनकम आपकी फॉरेन सोर्स इनकम। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग इनकम तो हजारों तरह की, इवन लाखों तरह की इनकम हो सकती है। हो सकता है कि हम कोई ऐसी इनकम अर्न करें जो कि सेक्शन 101 के सब सेक्शन 1 से लेकर 13A तक में कवर ना हो रही हो, तो फिर इस पे आप एक जनरल टेस्टिंग अप्लाई करोगे। जनरल टेस्टिंग क्या थी सर? आप ये देखोगे कि आपकी ट्रांजेक्शन में पेयर ऑफ द ट्रांजेक्शन कौन है, आपकी ट्रांजेक्शन को पे करने वाला बंदा कौन है। अगर पेयर ऑफ द ट्रांजेक्शन की डिस्क्रिप्शन इस तरह से है कि वो रेजिडेंट पर्सन है या फिर नॉन रेजिडेंट की पाकिस्तान में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, तो फिर इस केस में आपके हाथ में जो इनकम अराइज होगी वो पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी। और अगर पेयर ऑफ द ट्रांजेक्शन इन दोनों के अलावा कोई तीसरी चीज है, सर इन दोनों के अलावा कोई तीसरी चीज क्या हो सकती है? सर इन दोनों के अलावा तीसरी चीज हो सकती है कि एक ऐसा नॉन रेजिडेंट जिसकी पाकिस्तान में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मौजूद ना हो। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मैंने बताया कि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट एक डिटेल टर्म है जिसको लॉ में डिटेल में डिफाइन किया गया। हम इसकी डेफिनेशन कवर करेंगे, लेकिन अपने कोर्स की कोई सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट क्लास में कवर कर रहे होंगे जब मैं टैक्सेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट एरिया आपको कवर करवाऊंगा। आसान अल्फाजों में मैंने आपको ये बताया था कि फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इज परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। अगर आसान अल्फाजों में आपसे मुझसे पूछे कि सर व्हाट इज परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर एक नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है, पाकिस्तान में बिजनेस कर रहा है और उसकी कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस एग्जिस्ट करती है, तो इसे हम परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहेंगे। और अगर एक नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान के बाहर से ऑपरेट कर रहा है, कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस पाकिस्तान में नहीं है, तो ये नॉन रेजिडेंट नॉट हैविंग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन पाकिस्तान कहलाया जाएगा। जनरल टेस्टिंग का रूल आपके पास ये था कि अगर पेयर ऑफ द ट्रांजेक्शन रेजिडेंट या परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट, तो आपके हाथों में राइज होने वाली इनकम पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी। और अगर पेयर ऑफ द ट्रांजेक्शन नॉन रेजिडेंट, तो फिर नॉन रेजिडेंट विद नो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन पाकिस्तान, तो इस केस में आपके हाथ में जो इनकम अराइज होगी है फॉरेन सोर्स इनकम कंसिडर की जाएगी। मैंने ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम का सेक्शन 101 आपको डिटेल में कवर नहीं करवाया था, सिर्फ इस 101 की स्ट्रक्चरिंग बताई थी कि 101 काम कैसे करता है। अब मैं जैसे जैसे अपने कोर्स को आगे लेके चलूंगा, एक एक हेड या एक एक टाइप की एफटीआर एमटीआर की इनकम को कवर करवाऊंगा, तो हर रेलेवेंट इनकम के साथ हम कवर करेंगे कि कौन कौन सी इनकम किस वक्त पाकिस्तान सोर्स, किस वक्त फॉरेन सोर्स इनकम बन रही होगी। फिर कुछ टर्म्स जो कि हमने अपनी पहली क्लास में कंपटीशन के फॉर्मेट में कवर किए थे, इनको भी हमने डिस्कस किया था। इनकी हमने लीगल डेफिनेशंस देखी थी और ये चीजें मैंने फॉर्मेट में आपको एक्सप्लेन की थी, और फिर हमने इनकी लीगल डेफिनेशंस भी देख ली थी कि टोटल इनकम क्या होता है, टैक्सेबल इनकम क्या होता है, अमाउंट चार्जेबल क्या होता है, अलाउबल डिडक्शंस क्या होता है, लॉसेस कैसे कैलकुलेट होता है, एंड सो। तो अगर हम क्विकली रिकैप करें कि हमारे पास कंपटीशन का फॉर्मेट क्या था, सर हमारे पास कंपटीशन का फॉर्मेट कुछ इस तरह से था कि आप सबसे पहले अपनी नॉर्मल टैक्स रिजीम और मिनिमम टैक्स रिजीम, नॉर्मल टैक्स रिजीम और मिनिमम टैक्स रिजीम की इनकम को 5 में से किसी एक हेड में क्लासिफाई करोगे। वैसे तो हमारे पास इनकम की क्लासिफिकेशन के लिए 3 रिजीम्स थी, नंबर 1 नॉर्मल टैक्स रिजीम, नंबर 2 मिनिमम टैक्स रिजीम एंड नंबर 3 फाइनल टैक्स रिजीम। लेकिन फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम हम किसी हेड में क्लासिफाई नहीं करते हैं। फाइनल टैक्स रिजीम्स की इनकम को हम किसी हेड में क्लासिफाई नहीं करते। नॉर्मल टैक्स रिजीम और मिनिमम टैक्स रिजीम की इनकम को आप 5 में से किसी एक हेड में क्लासिफाई करोगे, या तो वो सैलरी होगा, या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगा, या कैपिटल गेन होगा, या इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा। इन 5 हेड्स की इनकम हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? सर हर हेड के अमाउंट चार्जेबल में से हर हेड की अलाउबल डिडक्शंस को माइनस किया जाएगा। यानी इन 5 हेड्स ऑफ इनकम में ये बताया जाएगा कि इन हेड्स ऑफ इनकम में कौन कौन सा अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स होता है, इसको हम कहेंगे अमाउंट चार्जेबल अंडर दी हेड। और हर हेड में हम ये कवर करेंगे कि हर हेड में हमें कौन कौन से एक्सपेंसेस या अलाउबल डिडक्शंस को माइनस करने की इजाजत दी गई है। तो हर हेड की अमाउंट चार्जेबल से अलाउबल डिडक्शन को माइनस करेंगे तो हमारे पास रेलेवेंट हेड ऑफ इनकम आएगी। और मैंने ये भी बताया था कि अगर किसी साल किसी हेड में अलाउबल डिडक्शन का नंबर उस हेड की अमाउंट चार्जेबल से ज्यादा आ जाए, तो ये वाहिद रीजन होगा आपके इनकम टैक्स लॉ में लॉस अराइज होने का। इनकम टैक्स लॉ में लॉस सिर्फ उसी वक्त अराइज हो सकता है जब किसी हेड की अलाउबल डिडक्शन उस हेड की अमाउंट चार्जेबल से एक्सीड कर जाए, और किसी वजह से लॉस नहीं आ सकता। तो आपने 5 हेड्स की इनकम कैलकुलेट की, 5 हेड्स की इनकम में आपने एग्जाम्ड इनकम ऐड किया, तो हमारे पास बना टोटल इनकम। टोटल इनकम से आपने 3 चीजें माइनस करनी थी, नंबर 1 एग्जाम्ड इनकम, नंबर 2 डिडक्शन अंडर पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल, एंड नंबर 3 डिडक्टेबल अलाउंसेस। नंबर 1 एग्जाम्ड इनकम, वो एग्जाम्ड इनकम जो आपने अभी थोड़ी देर पहले टोटल इनकम में ऐड की थी, अगले स्टेप में वो माइनस हो जाएगी। नंबर 2 डिडक्शन अंडर पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल का हमने बहुत दफा जिक्र किया कि सेकंड शेड्यूल के 4 पार्ट्स थे, जिसका पार्ट 1 था एग्जेम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम। और तीसरी चीज थी हमारे पास डिडक्टेबल अलाउंस। डिडक्टेबल अलाउंस और अलाउबल डिडक्शन दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। टोटल इनकम से आपने ये 3 चीजें माइनस की तो आपके पास टैक्सेबल इनकम आई। टैक्सेबल इनकम से आपने सेपरेट ब्लॉक को अलहदा किया तो आपके पास अदर टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। अब
सेपरेट ब्लॉक और अदर सेपरेट ब्लॉक में सिर्फ फर्क इतना है कि आपके पास लॉ में कोई 4-5 इनकम्स ऐसी थी जिनके लिए लॉ मेकर ने स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेशन प्रोवाइड किया है, बाकी सारी इनकम के ऊपर हमारा जनरल रेट अप्लाई होगा। तो हमने सिर्फ टैक्स लायबिलिटी की कंप्यूटेशन के लिए टैक्सेबल इनकम को दो हिस्सों में बाइफरकेट कर दिया था, एक को हमने नाम दिया था सेपरेट ब्लॉक, एक को हमने नाम दिया था अदर टैक्सेबल इनकम। फिर आपके पास सेपरेट ब्लॉक की इनकम के ऊपर स्पेशल रेट अप्लाई हो रहा था, अदर देन सेपरेट ब्लॉक की इनकम के ऊपर जनरल रेट अप्लाई हो रहा था। और यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते वक्त मैंने एमटीआर की इनकम को भी एक्सक्लूड कर दिया है। रीजन बीइंग कि एमटीआर और एफटीआर की इनकम को लायबिलिटी को मैं अलग से ऐड करता हूँ, क्योंकि एमटीआर और एफटीआर में वो लायबिलिटीज आ रही थी जिनके अगेंस्ट हमें जनरली टैक्स क्रेडिट्स अलाउ नहीं होते। तो आपने टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक कैलकुलेट करा स्पेशल रेट से, टैक्स ऑन अदर देन सेपरेट ब्लॉक कैलकुलेट करा जनरल रेट से, तो आपके पास एक तरह से ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आ गई। अब कुछ चीजें हमारी टैक्स लायबिलिटी से माइनस हो रही थी। सबसे पहले डिडक्शन अंडर पार्ट 3 ऑफ सेकंड शेड्यूल, उसके बाद टैक्स क्रेडिट्स। टैक्स क्रेडिट्स में सबसे पहले फॉरेन टैक्स क्रेडिट, उसके बाद ग्रुप ऑफ टैक्स क्रेडिट्स। तो हमारे पास ये टैक्स लायबिलिटी अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम नेट ऑफ टैक्स क्रेडिट आ गई। नेट ऑफ टैक्स क्रेडिट एनटीआर की लायबिलिटी में आप एफटीआर और एमटीआर का टैक्स ऐड करोगे तो आपके पास टोटल टैक्स बर्डन या टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। और इस टोटल टैक्स लायबिलिटी से हम इन दी एंड माइनस करेंगे जो हमारे विद होल्डिंग टैक्सेस या एडवांस टैक्सेस ड्यूरिंग द ईयर डिडक्ट या पे हुए होंगे, तो हमारे पास फाइनली टैक्स पेबल या रिफंडेबल का नंबर आ रहा होगा। तो ये कंपटीशन तो हमने अपनी पिछली 3 क्लासेस में कवर की थी। अभी मैंने दोबारा इसलिए रिकैप करवाया क्योंकि हमने जो लास्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी वो सारी कंपटीशन ऑफ इनकम के फॉर्मेट में, कंपटीशन ऑफ लायबिलिटी के फॉर्मेट में हमने डिस्कस की थी कि आपकी इनकम्स 5 हेड में क्लासिफाई होगी। अच्छा, 5 हेड्स में क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम के हवाले से तो सेक्शन 11 में लिखा है, लेकिन मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में ये बात बताई थी कि लॉ में स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है कि आप अपनी इनकम को 5 में से किसी एक हेड में क्लासिफाई करोगे। लेकिन जब मैं लॉ के बहुत सारे प्रोविजंस को पढ़ता हूँ, अप्लाई करता हूँ, इंटरप्रेट करता हूँ, तो मैं टोटल 13 तरह के हेड्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकता हूँ। मैं टोटल 13 तरह के हेड्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकता हूँ। सर 5 हेड्स तो वो जो लॉ में प्रोवाइडेड है, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम बिजनेस में आप पढ़ोगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस में आप पढ़ोगे कि इनकम फ्रॉम बिजनेस की इनकम को 2 हिस्सों में बाइफरकेट किया जाता है, स्पेकुलेशन बिजनेस एंड नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। तो हमारे पास 6 हेड्स हो गए, सैलरी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फिर जब आप फॉरेन लॉसेस या फॉरेन सोर्स इनकम के हवाले से पढ़ोगे तो फॉरेन सोर्स इनकम की टैक्सेशन के केसेस में ये बात लिखी है कि हर हेड की पाकिस्तान सोर्स और फॉरेन सोर्स इनकम को अलग रखा जाएगा। यानी कि हमारे पास अगर ये 6 हेड्स हैं तो 6 हेड्स फर्दर क्रिएट होंगे फॉरेन सोर्स इनकम के नाम से। यानी सैलरी का पीएसआई अलग, एफएसआई अलग, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पीएसआई अलग, एफएसआई अलग। तो इन्हीं 6 हेड्स में पीएसआई अलग, एफएसआई अलग, टोटल 12 हेड्स हो गए। और हर हेड की चार्जेबिलिटी के सेक्शन में आप पढ़ोगे कि हर हेड की अमाउंट चार्जेबल में उस हेड की एग्जेम्प्ट इनकम को बाहर रखा गया है। यानी कि अगर सैलरी में कोई कंपोनेंट ऐसा है जो कि एग्जेम्प्ट है तो उसे हम सैलरी में शो नहीं करेंगे, उसे हम एग्जेम्प्ट इनकम के नाम से शो करेंगे। अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कोई ऐसी इनकम होती है, इनकम अर्न होती है जो कि लॉ के तहत एग्जेम्प्ट है, तो एग्जेम्प्ट इनकम्स को हम चार्जेबल हेड में प्रेजेंट नहीं करते। तो हमारे पास टोटल ये 13 तरह के हेड्स ऑफ इनकम हमने क्रिएट किए थे। फिर ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी हेड की इनकम कैसे कैलकुलेट होगी कि अमाउंट चार्जेबल से अलाउबल डिडक्शन माइनस करेंगे। अगर अलाउबल डिडक्शन का नंबर अमाउंट चार्जेबल से ज्यादा आता है तो फिर हमारे पास उस हेड में लॉस आ रहा होगा। रेजिडेंट पर्सन अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स है, और नॉन रेजिडेंट पर्सन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम के लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स है। याद रहे नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम आपके लॉ में एग्जेम्प्ट नहीं है। नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम आपके लॉ में एग्जेम्प्ट नहीं है, बल्कि नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के स्कोप से ही बाहर है। एक चीज का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के स्कोप से बाहर होना, नॉन टैक्सेबल होना एक अलग बात है, एक चीज का एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होना अलग बात है, और एक चीज का टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 0% होना, ये तीनों अलग-अलग बात है। तीनों का ही नेट कंक्लूजन सेम है कि कोई टैक्स वर्कआउट नहीं होगा, लेकिन नॉन टैक्सेबल इज समथिंग एल्स, एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स इज समथिंग एल्स, एंड टैक्सेशन एट द रेट ऑफ 0% इज समथिंग एल्स। तो ये तीनों लीगली अलग-अलग है, मैथमेटिकली इन तीनों में कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। फिर हमने जिक्र किया था टोटल इनकम की डेफिनेशन के, टोटल इनकम की डेफिनेशन इज द सम ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम एंड एग्जेम्प्ट इनकम इज द टोटल इनकम। टैक्सेबल इनकम की डेफिनेशन की अगर आप 5 हेड्स की इनकम से डिडक्टेबल अलाउंसेस को माइनस कर दें तो आपके पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। यानी कि आपने टोटल इनकम से एग्जेम्प्ट इनकम को हटाया,
डिडक्शन अंडर पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल को हटाया और डिडक्टेबल अलाउंसेस को हटाया, तो आपके पास टैक्सेबल इनकम का लफ्ज आ गया। और फिर हमने डिडक्टेबल अलाउंस के इस पॉइंट नंबर 3 पर अपनी लास्ट क्लास एंड की थी। लास्ट क्लास तक मैंने आपको बताया था कि आपके पास टैक्स लॉ में 5 डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं, लेकिन आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके टैक्स लॉ में 4 डिडक्टेबल अलाउंस है। एक डिडक्टेबल अलाउंस था प्रॉफिट ऑन डेट ऑन हाउसिंग लोन, जो कि फाइनेंस एक्ट 2022 में लॉ से डिलीट हो चुका है। तो आज की तारीख में अपडेटेड पोजीशन ये है कि आपको टैक्स लॉ में 4 तरह के डिडक्टेबल अलाउंसेस अलाउ होंगे। नंबर 1 इज ज़कात, नंबर 2 इज वर्कर वेलफेयर फंड, नंबर 3 इज वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड एंड नंबर 4 इज एजुकेशनल एक्सपेंस। तो इन डिडक्टेबल अलाउंस को आज की क्लास में कवर करते हैं और फिर हम इंशाल्लाह आज ही की क्लास में अपना पहला हेड ऑफ इनकम स्टार्ट करने की पोजीशन में आ जाएंगे। सर डिडक्टेबल अलाउंस के हवाले से हमारे पास पहले तो कुछ जनरल बातें लिखी हैं, उसको मैं रीड करता हूँ। डिडक्टेबल अलाउंस इज एन अमाउंट दैट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर टू अराइव एट टैक्सेबल इनकम। डिडक्टेबल अलाउंस जो है वो आप अपनी टोटल इनकम से माइनस करते हो टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। डिडक्टेबल अलाउंस कैन नॉट रिड्यूस टोटल इनकम बिलो जीरो, which mean that loss cannot arise due to deductible allowance। ये बात भी हमने पहले डिस्कस की कि आपके लॉ में लॉस आने का सिर्फ एक ही रीजन होगा, जब किसी हेड ऑफ इनकम में उस हेड की एक्सपेंसेस उस हेड की इनकम से ज्यादा हो। अगर डिडक्टेबल अलाउंस आपकी टोटल इनकम से ज्यादा है तो डिडक्टेबल अलाउंस आपकी टोटल इनकम को मैक्सिमम जीरो कर सकता है, नेगेटिव नहीं कर सकता। डिडक्टेबल अलाउंस इन एक्सेस ऑफ टोटल इनकम इज नॉट अलाउड टू बी रिफंडेड, कैरिड फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर और कैरिड फॉरवर्ड टू और कैरिड बैकवर्ड टू प्रीसीडिंग टैक्स ईयर। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कि हमने पूरे साल में टोटल इनकम कमाई 100 रुपए की और हमने ज़कात पे कर दी है लेट्स से 110 रुपए की, तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है सर वो नेगेटिव नहीं हो सकती, आपकी टैक्सेबल इनकम जीरो हो जाएगी। और इस 110 की ज़कात में से जो 10 रुपए की अनयूटिलाइज ज़कात है सर ये आपकी लैप्स हो जाएगी, आप इसे रिफंड नहीं क्लेम कर सकते, आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, आप इसको कैरी बैकवर्ड नहीं कर सकते हो। अब सर रिफंड अलाउ नहीं होगा ये तो समझ आता है, कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते यानी कि अगले साल में क्लेम नहीं कर सकते ये भी समझ आता है, कैरी बैकवर्ड नहीं कर सकते इसका क्या मतलब है? एक चीज आपकी डिडक्टेबल अलाउंस का नंबर आपकी टोटल इनकम से ज्यादा आया, इस 10 रुपए को ना मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, समझ आता है, रिफंड क्लेम नहीं कर सकता, समझ आता है, कैरी बैकवर्ड नहीं कर सकता इसका क्या मतलब हुआ? सर मैं पुराने सालों में उनको एडजस्ट नहीं कर सकता या बेनिफिट नहीं ले सकता, ये प्रैक्टिकली कैसे क्रिएट हो सकता है? अगर पिछले सालों की रिटर्न फाइनलाइज हो गई है तो मैं करंट ईयर की डिडक्टेबल अलाउंस पिछले साल में कैसे क्लेम कर सकता हूँ? देखिए ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कि मैं टैक्स ईयर 2022 का रिटर्न बना रहा हूँ और टैक्स ईयर 2022 के रिटर्न में मेरी डिडक्टेबल अलाउंस एक्सेस आ जाती है, और टैक्स ईयर 2022 का जब मैं रिटर्न बना रहा हूँ ना तो मेरी टैक्स ईयर 2019 की ऑडिट चल रही है और मैं ये कमिश्नर से कहूँ कि मेरे 22 में कुछ डिडक्टेबल अलाउंसेस एक्सेस आ रहे हैं, क्योंकि मेरा 2019 का ऑडिट चल रहा है तो अब 2019 के रिटर्न में ये 22 का डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम कर लें तो ये प्रैक्टिकली अलाउ या लीगली अलाउ नहीं होगा। तो एक्सेस डिडक्टेबल अलाउंस इन शॉर्ट लैप्स हो जाएगा, ना वो रिफंड होगा, ना वो कैरी फॉरवर्ड होगा, ना वो कैरी बैकवर्ड होगा। सर डिडक्टेबल अलाउंसेस के आसान से सेक्शन है, बस मुझे थ्योरेटिकली कवर करने हैं, खुद भी आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, बस मैं फॉर्मेलिटी के लिए इनको रीड कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास है ज़कात, सेक्शन 60 के तहत कहता है a person shall be entitled to a deductible allowance for the amount of zakat paid by the person in a year under the Zakat and Ushur Ordinance 1980. A person shall be entitled to a deductible allowance for the amount of any zakat paid by the person in a tax year under the Zakat and Ushur Ordinance 1980. अगर ड्यूरिंग द टैक्स ईयर आपने ज़कात पे किया अंडर द ज़कात एंड उशूर ऑर्डिनेंस तो उस ज़कात के अगेंस्ट आप एक डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम कर सकते हो और वो डिडक्टेबल अलाउंस आप टोटल इनकम से माइनस करोगे। सर आप सब मेरे ख्याल में अपने ऑडिट आर्टिकल्स में इस स्टेज पे आ गए होंगे कि आपको ऑडिट में 1.5-2 साल का अर्सा गुजर गया होगा। मोस्ट लाइकली आप किसी ना किसी क्लाइंट को हो सकता है लीड कर रहे हो या एटलीस्ट लीड नहीं भी कर रहे हो तो एक सीनियर पोजीशन पे किसी ना किसी क्लाइंट की ऑडिट में एंगेज होंगे और किसी ने टैक्स की वर्किंग कभी
की होगी या आने वाले वक्तों में करेगा? किसी ने की है अभी तक टैक्स की किसी क्लाइंट की वर्किंग? सर आपने किसी टैक्स की क्लाइंट की वर्किंग की तो क्या कंपनी की टैक्सेबल इनकम की वर्किंग में ज़कात माइनस होते हुए देखा है? अगर मैं कंपनी की टैक्सेशन बना रहा हूँ, एक कंपनी की टैक्स एफडी कैलकुलेट कर रहा हूँ, या आने वाले वक्तों में जब तुम किसी क्लाइंट के टैक्स की वर्किंग करोगे तो क्या टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होते वक्त ज़कात का नंबर कभी देखने को मिलेगा? सर कंपनी की टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते वक्त आपको ज़कात माइनस करने को कभी नहीं मिल रही होगी। रीजन बीन के ज़कात का ये कानून अप्लाई होता है नेचुरल पर्सन मुस्लिम्स के ऊपर। कंपनी इज नॉट मुस्लिम, कंपनी इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, तो कंपनी कोई ज़कात पे नहीं कर रही होती। इस वजह से कंपनी के रिटर्न में आपको कभी भी ज़कात की डिडक्टेबल अलाउंस अलाउ नहीं हो रही होगी। सर कंपनी के केस में ज़कात की डिडक्टेबल अलाउंस अलाउ नहीं होगी या नहीं क्लेम पॉसिबल होगा प्रैक्टिकली, रीजन मीन कि कंपनी मुस्लिम नहीं है, कंपनी तो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, तो सही है। लेकिन हमें याद पड़ता है कि हम जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं उसमें एक पॉइंट आ रहा होता है कि ज़कात हैज बीन प्रॉपर्ली डिडक्टेड अंडर द ज़कात एंड इश्योर ऑर्डिनेंस 1980। जब आप ये कह रहे हो कि कंपनी एक लीगल पर्सन है, मुस्लिम है ही नहीं, और कंपनी के ऊपर ज़कात अप्लाई ही नहीं होगा, तो फिर ऑडिट रिपोर्ट में वो पॉइंट क्यों आ रहा होता है? जबरदस्त। ऑडिट रिपोर्ट में वो जो पॉइंट आ रहा होता है वो कंपनी की अपनी ज़कात की बात नहीं हो रही होती। बेसिकली अगर एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर रही होती तो उस डिविडेंड की पेमेंट के ऊपर कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि ज़कात अंडर द ज़कात एंड इश्योर ऑर्डिनेंस डिडक्ट करके ज़कात फंड में जमा करें। तो हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये लिखते हैं कि ज़कात हैज बीन प्रॉपर्ली डिडक्टेड एज द ज़कात एंड इश्योर ऑर्डिनेंस। वो हम कंपनी की ज़कात की बात नहीं कर रहे, बल्कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड वगैरह दिया है उस पर जो ज़कात की डिडक्शन बनती है उससे पर्टेनिंग एक पॉइंट दे रहे होते हैं कि कंपनी को जिन जिन पेमेंट्स पे ज़कात डिडक्ट करनी चाहिए थी वो कंपनी ने डिडक्ट करके ज़कात एंड इश्योर ऑर्डिनेंस के फंड में प्रॉपर्ली जमा करवाई है। तो बहरहाल एक थोड़ी जनरल डिस्कशन थी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ज़कात से पर्टेनिंग एक पॉइंट लिखा हुआ आ रहा है, ज़कात एज डिडक्टेबल अलाउंस वर्सेस अलाउबल डिडक्शन। इस पॉइंट को मैं अभी नहीं रीड कर रहा, ये पॉइंट हम कवर करेंगे, टू बी कवर्ड विद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जिस वक्त इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का हेड कवर करेंगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के वक्त आपको ये पैरा या ये बॉक्स आके रीड करवाऊंगा कि इस पैरा में, इस बॉक्स में क्या बात कवर हो रही है। अगला डिडक्टेबल अलाउंस है हमारे पास वर्कर वेलफेयर फंड का। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में बिजनेस करना या बिजनेस स्टार्ट करना या बिजनेस ऑपरेट करना या बिजनेस रन करना एक काफी चैलेंजिंग है, काफी डिफिकल्ट टास्क है। हो सकता है कि आपने कभी ये टर्म सुना हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि डिफरेंट दुनिया की कंट्रीज या डिफरेंट दुनिया की जुरिस्डिक्शंस अपनी कंट्री में बिजनेस को आसान करने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स या बहुत सारे एवेन्यूज या चीज़ों को सिंपल कर रही होती है। और इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स या अपने लोकल इन्वेस्टर्स को मोटिवेट कर सके कि वो नए बिजनेसेस या बिजनेस वगैरह में इन्वेस्ट करें, रादर देन इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट, रादर देन इन्वेस्टिंग इन फिक्स अकाउंट्स, वो बिजनेस में एंगेज हो। तो हर कंपनी की कोशिश ये होती है कि उसकी कंट्री में, उसके जुरिस्डिक्शन में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो सबसे ज्यादा हो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का नंबर तो मेरे ख्याल में मोर देन 100 पे है। 2018-19 या शायद 20 में हमने देखा था पाकिस्तान ने कोई 8, 10, 12 पॉइंट्स जंप किया था पीटीआई की गवर्नमेंट। अदरवाइज हमारा नंबर स्टिल जो है मेरे ख्याल में 100 से ऊपर ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। और इसकी बहुत सारी रीजंस हैं, बहुत सारी रीजंस तो अनडॉक्यूमेंटेड या इलीगल है कि यहाँ पे रिश्वतखोरी और ये वो 2 नंबर है, बहुत सारी चीजें। और इसकी बहुत सारी रीजंस आपके कॉम्प्लेक्स एप्लीकेबल लॉज भी हैं। हमारे यहाँ कॉर्पोरेट लॉज काफी ज्यादा टेक्निकल, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स, फिर ब्यूरोक्रेसी में जो टाइम खींचा जा रहा होता है, और 10 तरह की चीजें होती हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का नंबर मोर देन 100 पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। आई गेस मेरे ख्याल में स्विट्जरलैंड का शायद नंबर 1 पे। तो वन ऑफ द रीजन टैक्सेशन भी होती है कि जिस कंट्री के टैक्स के कानून जितने ज्यादा मुश्किल होंगे ना, उतना ज्यादा उसका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स खराब आ रहा होगा। पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक कोई 45 से 47 डिफरेंट तरह के टैक्सेस लगते हैं। हम तो बहुत पॉपुलर टैक्सेस को जानते हैं, इनकम टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, फेडरल एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया। लेकिन अगर मैं इन टोटलिटी पाकिस्तान में सारे एप्लीकेबल टैक्सेस, ड्यूटीज, फीस, फाइन वगैरह की बात करूं तो अगर इनकी लिस्टिंग करें तो ये कोई 45 से 47 टैक्सेस बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपने प्रोफेशनल टैक्स का नाम सुना हो, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपने स्टैम्प ड्यूटी का नाम सुना हो, आपने कैपिटल वैल्यू टैक्स का नाम सुना हो, आपने पेट्रोलियम लेवी का नाम सुना हो, आपने और ज़कात एंड इश्योर ऑर्डिनेंस हो गया, इनकम टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया। सेल्स टैक्स में सेल्स टैक्स ऑन गुड्स अलग है,
सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज अलग है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी अलग है, कस्टम ड्यूटी अलग है, रेगुलेटरी ड्यूटी अलग है। और इस तरीके से अगर हम पूरी लिस्टिंग बनाए तो कोई 45 से 47 डिफरेंट तरह के टैक्सेस हैं जो कि पाकिस्तान में लग रहे होते। तो इसी तरह की दो लेवीज हैं, दैट वन इज कॉल्ड वर्कर वेलफेयर फंड एंड द अदर वन इज कॉल्ड वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। ये दोनों लेवीज इनिशियली इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स पे अप्लाई होती थी कि वो कंपनीज जो कि कोई इंडस्ट्री या कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप रन कर रही है, जो कि अपनी एम्प्लॉयमेंट में वर्कर्स वगैरह को हायर करती है, तो उनके ऊपर ये लेवीज लगाई गई है, अभी भी है। लेकिन वक्त के साथ साथ इसके कानून में भी बहुत चेंज आया और वक्त के साथ साथ इसके ओवरऑल स्कोप में भी बहुत चेंज आया। 18 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से पहले जो 2010 या 11 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के टाइम पे 18 अमेंडमेंट आई थी सूबाई खुद मुख्तारी की, उससे पहले ये जो WWF या WPPF की लेवी थी, ये एक फेडरल लेवी थी, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट की बकेट में या फेडरल गवर्नमेंट की अम्ब्रेला में WWF और WPPF चार्ज किया जाता था, और फेडरल गवर्नमेंट इसकी सारी पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग और WWF और WPPF कलेक्ट करके अकॉर्डिंगली वर्कर्स पे खर्च कर रही होती थी। लेकिन 18 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बाद ये WWF और WPPF की लेवी फेडरल की बकेट से निकालकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बकेट में डाल दी। यानी कि अगर अब मैं सिंध की बात करूंगा तो सिंध में जो WWF और WPPF पे होगा वो सिंध रेवेन्यू बोर्ड को पे होगा, सिंध गवर्नमेंट को जाएगा। पंजाब में पंजाब गवर्नमेंट को, केपी के बलूचिस्तान में अकॉर्डिंगली उनकी रेलेवेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जा रहा होगा। तो 2018 अमेंडमेंट से पहले ये फेडरल गवर्नमेंट को पे होता था, 18 अमेंडमेंट के बाद ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पे होता है। और ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, एक पर्पस के लिए बता रहा हूँ, अभी आपको समझ आएगा। कहता है a person shall be entitled to a deductible allowance for the amount of any worker welfare fund. A person shall be entitled to a deductible allowance for the amount of any worker welfare fund paid by the person in the year under the worker welfare fund ordinance 1971. कि जिस कानून का यहाँ पे जिक्र कर रहा है, ये एक फेडरल लॉ है। यानी कि आपने फेडरल लॉ के तहत अगर वर्कर वेलफेयर फंड की पेमेंट की अंडर दी वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस 1971 में, ज़ाहिर है कि अगर फेडरल लॉ के तहत पे कर रहा हूं तो मैं फेडरल गवर्नमेंट को पे कर रहा हूं, तो इसका आपको एक डिडक्टेबल अलाउंस मिल जाएगा। अब हुआ कुछ यूं कि 2010 या 11 में आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में 18 अमेंडमेंट आई, और 18 अमेंडमेंट्स के बाद WWF और WPPF की जो लेवी थी उसको फेडरल गवर्नमेंट से विड्रॉ करके प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बकेट में डाल दिया गया। यानी कि 18 अमेंडमेंट के बाद WWF और WPPF फेडरल नहीं बल्कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिकवर करती थी। अब हर सूबे ने अपना WWF और WPPF का कानून बनाया। सिंध में WWF और WPPF का कानून अलग है, पंजाब में अलग है, केपी के बलूचिस्तान में अलग अलग कानून होगा इसी तरह से। अब ये 18 अमेंडमेंट आई थी कोई 2010-2011 में, लेकिन पिछले साल तक फाइनेंस एक्ट 2021 तक आपके इनकम टैक्स लॉ में ये वाला पॉइंट ही नहीं था। तब होता क्या था कि 18 अमेंडमेंट के बाद एक अंडरटेकिंग ने, एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ने, एक फैक्ट्री ने, एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप ने WWF पे किया सिंध गवर्नमेंट को, और चूंकि मैंने फेडरल गवर्नमेंट को पे नहीं किया, सिंध गवर्नमेंट को पे किया, तो मैं इनकम टैक्स लॉ में उसका डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम नहीं कर पाता था। क्यों क्लेम नहीं कर पाता था? क्योंकि डिडक्टेबल अलाउंस के सेक्शन में जो रेफरेंस दिया गया था ना, वो वर्कर वेलफेयर फंड कर दिया हुआ था। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में 18 अमेंडमेंट आ गई, 18 अमेंडमेंट के बाद हर सूबे ने अपना WWF का कानून बना दिया। अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए, हर सूबे के कानून को फॉलो करते हुए सिंध पंजाब गवर्नमेंट को अकॉर्डिंगली WWF WPPF पे कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको क्लेम नहीं कर पाता था डिडक्टेबल अलाउंस। क्यों क्लेम नहीं कर पाता था? क्योंकि आपके टैक्स लॉ में यहाँ जो रेफरेंस दिया वो फेडरल लॉ का दिया हुआ। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2021 में यानी कि लास्ट ईयर ही आपके लॉ में अमेंडमेंट डालकर ये वाला पॉइंट ऐड कर दिया गया, दैट इज any law relating to worker welfare fund enacted by the provinces after the 18th constitutional amendment act 2010 कि 18 अमेंडमेंट के बाद आपने जो वर्कर वेलफेयर फंड प्रोविंसेस को पे किया, यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पे किया, इन दोनों की डिडक्टेबल अलाउंसेस आपको इनकम टैक्स की टोटल इनकम के अगेंस्ट अलाउ हो जाएगी। आपके लिए सिर्फ इतनी सी बात रेलेवेंट है कि अगर आपने कोई WWF वगैरह पे किया है तो आप इसकी सिंपली डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम कर लोगे, चाहे अब आज की तारीख में फेडरल को पे किया हो या प्रोविंसेस को पे किया। फिर इसकी एक एक्सेप्शन भी है, however this section shall not apply in respect of any amount of worker welfare fund paid to the provinces by a trans provisional establishment. However
this section shall not apply in respect of any amount of worker welfare fund paid to the provinces by the trans-provincial establishment. अब ये क्या चीज है सर? कोई ऐसी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट या मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जो एक से ज्यादा सूबे में हो। फॉर एग्जांपल कि भाई आपने एक फैक्ट्री लगाई सिर्फ हैदराबाद में लगाई, या आपने कंपनी बना के फैक्ट्री लगाई हैदराबाद में लगाई, तो आप तो WWF SRB को पे कर दोगे। फॉर एग्जांपल आपने एक फैक्ट्री या कंपनी लगाया, सेटअप लगाया पंजाब में, तो आप पंजाब को पे कर दोगे। लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं ऑल ओवर पाकिस्तान ऑपरेट कर रहा हूँ, एक से ज्यादा सूबे में ऑपरेट कर रहा हूँ, एक से ज्यादा सूबे में मैंने फैक्ट्री इंडस्ट्री वगैरह लगाई है, तो इस तरह की इंडस्ट्री या इस तरह की फैक्ट्रीज को हम कहते हैं ट्रांस प्रोविजनल एस्टेब्लिशमेंट। अब ये थोड़ा सा एक डिस्प्यूटेड मैटर है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को फाइनल लेवल पे, कैफ लेवल पे तो जनरली हम वो टैक्स के प्रोविजंस पढ़ते थे जो सीधे सीधे होता था, जिसमें कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या डिस्प्यूट्स वगैरह प्रैक्टिकली नहीं होता। लेकिन फाइनल लेवल पे हम बहुत सारी चीजें ऐसी भी देखेंगे जो फॉर द टाइम भी हो सकता है अनआंसर्ड हो, आने वाले वक्त में आंसर्ड हो, या फॉर द टाइम भी डिस्प्यूटेड हो। तो इन्होंने एक एक्सेप्शन क्रिएट ये की है कि अगर कोई ट्रांस प्रोविजनल एस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि वो एक से ज्यादा सूबे में ऑपरेट कर रही है, और एक से ज्यादा सूबे में ऑपरेट कर रही है, और वो एक से ज्यादा सूबे में अगर WWF का अमाउंट पे करती है, तो इस चीज का ऐसे डिडक्टेबल अलाउंस अलाउ नहीं हो रहा होगा। अगर मैं सिर्फ सिंध में ऑपरेट कर रहा हूँ, और सिंध में ऑपरेट करते हुए सिंध गवर्नमेंट को, सिंध रेवेन्यू बोर्ड को WWF पे कर रहा हूँ, तो इसका मुझे डिडक्टेबल अलाउंस मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं एक से ज्यादा सूबे में ऑपरेट कर रहा हूँ, यानी कि मैं एक ट्रांस प्रोफेशनल एस्टेब्लिशमेंट बन गया हूँ, और फिर मैं डिफरेंट सूबों को अगर ये पे करता हूँ, तो मुझे इसका डिडक्टेबल अलाउंस अलाउ नहीं हो रहा होगा। कहीं भी अलाउ नहीं, कहीं भी अलाउ नहीं होगा, मतलब फेडरल के रिटर्न में अलाउ नहीं हो रहा होगा। इसमें कुछ एक आध ओपिनियंस हैं अपीलेट ट्राइब्यूनल के और मेरे ख्याल है हाई कोर्ट वगैरह की, क्या फिर आप इस चीज को एज एक्सपेंस क्लेम कर लेते हो, लेकिन डिपार्टमेंट काफी ज्यादा परेशान कर रहा था, काफी डिपार्टमेंट जो है इस चीज को एज एक्सपेंस क्लेम करने में इतनी ज्यादा मोटिवेशन शो नहीं कर रहा था। और एक्सपेंस ना क्लेम करने का रीजन एक है जो इनकम फ्रॉम बिजनेस में मैं कवर करवाऊंगा, लेकिन चूंकि आप लोगों ने कैफ लेवल पे भी पढ़ा है तो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। आपने कैफ लेवल पे इनकम फ्रॉम बिजनेस में एक सेक्शन कवर किया होगा, डिडक्शंस नॉट अलाउड, सेक्शन 21, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है इनकम फ्रॉम बिजनेस का और पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में एक सेक्शन है सेक्शन 21, जिसका टाइटल है डिडक्शंस नॉट अलाउड। कोई 15-17 खर्चे उस सेक्शन में ऐसे दिए हुए हैं जिनकी डिडक्शन अलाउ नहीं होती। कोई 15-17 खर्चे इनकम फ्रॉम बिजनेस में ऐसे दिए हुए हैं जिनकी एक्सपेंस डिडक्शन अलाउ नहीं होती। उन 15-17 खर्चे में जो कि सेक्शन 21 में डिफाइंड है, उसमें पहला ही खर्चा है any tax rate or cess that is paid or payable in Pakistan or in any foreign country that is levied on the profit and gain of any business or calculated as a percentage of any profit and gain of a business। उर्दू में बताऊं, अगर आपने कोई टैक्स रेट या सेस, टैक्स रेट या सेस ये तीनों ही टैक्स के सिनोनियम्स हैं। अगर आपने कोई टैक्स पे किया, चाहे पाकिस्तान में पे किया चाहे पाकिस्तान से बाहर पे किया, और वो किसी बिजनेस के प्रॉफिट एंड गेन पे कैलकुलेट होता हो, वो किसी बिजनेस के प्रॉफिट एंड गेन के बेसिस पे वर्कआउट होता हो, तो इस चीज को आप एज अ एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते हो। आप लोगों को शायद ये बात मालूम है कि जो WWF और WPPF की लेवी है वो आपकी टोटल इनकम और PBT का 2% 5% कैलकुलेट होता है। तो चूंकि WWF और WPPF की लेवी प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टोटल इनकम का 2% 5% कैलकुलेट होता है, तो इस वजह से लीगली हम इसको एज अ एक्सपेंस क्लेम नहीं कर पाते, क्योंकि सेक्शन 21 इनकम फ्रॉम बिजनेस का पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि कोई भी टैक्स, कोई भी रेट, कोई भी सेस अगर पाकिस्तान में पे हो, पाकिस्तान से बाहर पे हो, जो कि किसी के प्रॉफिट एंड गेन की बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा है, तो इस चीज की एक्सपेंस डिडक्शन अलाउ नहीं होती है। अच्छा, ये सिर्फ कंपनी को मिल रहा होगा? नहीं, WWF और WPPF की जो लेवी है वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग पे अप्लाई होती है, सिर्फ कंपनी पे नहीं। यानी कि अगर एक कंपनी बना के कोई फैक्ट्री लगाते हो तो उसको भी WWF पे करना है। मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई फैक्ट्री लगाता हूँ तो मुझे भी WWF पे करना है। तो WWF की जो लेवी है वो बेसिकली इंडस्ट्री या फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को पे करनी होती है, तो उसको इसका डिडक्टेबल अलाउंस अलाउ हो जाएगा। ऐसे बैंकिंग इंडस्ट्री पे ये एप्लीकेबल नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे ये एप्लीकेबल नहीं है। ये एक ऐसा डिस्प्यूटेड मैटर है कि जो कोई 10-12-15 सालों से चलता ही आ रहा है, और अभी भी मेरे ख्याल में जो है ना इस पे पेंडिंग चल रही है चीजें। हुआ ये था कि 2006 और 2008 में जिस तरीके से आपका ये बजट आता है ना, ये 2006-2008 की बात बता रहा हूँ। 2006-2008 में मनी बिल कहते हैं फाइनेंस एक्ट को, मनी बिल के थ्रू WWF और WPPF के कानून में चेंज लाया गया था। और चेंज इस तरह से लाया गया था कि
WWF और WPPF की लेवी सब पे ही अप्लाई करवा दी गई थी। कोई वेस्ट शॉप्स पाकिस्तान का एक टर्म इस्तेमाल किया गया था जो कि इतना जेनेरिक था कि इसमें हर कोई आ जाता था, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, लीजिंग कंपनी, बैंक, सब कुछ। तो जब ये लॉ में चेंजेस आए तो एक फड्डा क्रिएट हुआ कि भाई हमने तो वर्कर रखा ही नहीं है। अगर एक बैंक है या कोई कंपनी है तो उसके पास तो वर्कर्स ही नहीं है, और वर्कर्स ही नहीं है तो किस बात की वर्कर वेलफेयर फंड, किस बात की वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। तो एक केस फाइल हुआ कि भाई हमारे पे तो ये अप्लाई नहीं होना चाहिए, और फिर जाहिर है कि इस पे स्टे ऑर्डर्स वगैरह का मामला चला और कहानी आगे बढ़ गई। 18 अमेंडमेंट के बाद जो प्रोविंसेस ने लॉ बनाया, प्रोविंसेस ने भी अपने लॉ में WWF का कानून इसी तरह ड्राफ्ट किया कि उन्होंने बैंक्स, लीजिंग कंपनी सब वगैरह पे अप्लाई करने की शुरू की। लेकिन स्टिल अभी ये चीज पेंडिंग ही है कोर्ट ऑफ लॉ में कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का इंस्टेंस ये है कि WWF की लेवी बेसिकली वर्कर्स के लिए, और हम तो वर्कर्स रखते ही, हम तो एक मतलब एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो एक डिस्प्यूटेड मैटर है फॉर द टाइम बिंग। हाँ, वो प्रोविजंस बना रहे हैं, वो प्रोविजंस बना रहे हैं। इसलिए प्रोविजनिंग वो लोग कर रहे होता है, पे कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, वो ज़ाहिर है कि अपने कंसल्टेंट की एडवाइस की बेसिस पे केस टू केस चल रहे होंगे। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। A person shall be entitled to a deductible allowance for the amount of any worker welfare fund paid by the person in the year under Worker Welfare Fund Ordinance 1971, that is federal law, or any law relating to the Worker Welfare Fund enacted by the provinces after the 18th Constitutional Amendment Act 2010. However, this section shall not apply in respect of any amount of Worker Welfare Fund paid to the provinces by the trans-provincial establishment. अच्छा, इस सेक्शन से पर्टेनिंग हमारे पास एक क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर है, एफबीआर का, बड़ा ही पुराना सर्कुलर है लेकिन रेलेवेंट आपके लिए। देखिए, आपकी पहली या दूसरी क्लास में मैंने आप लोगों को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स रूल्स और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और इनकम टैक्स रूल्स के अंडर में जो एसआरओ, सर्कुलर्स या सर्कुलर लेटर्स इशू होते हैं, उन सब की पावर्स या उन सब की अथॉरिटी के बारे में बताया था। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बेसिकली मेन लॉ है, इनकम टैक्स रूल्स प्रोसीजरल मैटर है, जिस तरीके से कि कुरान शरीफ है तो ये मेन कानून है, और उनको फॉलो करने के लिए हम हदीस या उसवैसना की हेल्प लेते हैं। तो इसी तरीके से उनका टैक्स को अप्लाई करने के लिए, फॉलो करने के लिए हमारे पास इनकम टैक्स रूल्स है। फिर कुछ चीजें और आती हैं, सर्कुलर्स आते हैं, नोटिफिकेशंस आती हैं, सर्कुलर लेटर्स आते हैं। नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि नोटिफिकेशन इज बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ लॉ। नोटिफिकेशन इज बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ लॉ। अगर लॉ मेकर को लॉ में कोई बात ऐड, लेस या मॉडिफाई करनी हो तो उसके लिए नोटिफिकेशंस इशू किए जाते हैं। और नोटिफिकेशंस ऐसा नहीं कि हर जगह अंदर इशू हो जाएंगे, नोटिफिकेशंस वहीं इशू किए जाते हैं जहां लॉ ने ऑथराइज किया हो, लॉ ने पावर्स दिए। अगर कोई बात एसआरओ में नोटिफिकेशन में लिखी है तो ये लॉ का पार्ट है, टैक्स अथॉरिटीज पे भी बाइंडिंग है, टैक्स पेयर पे भी बाइंडिंग है। लेकिन सर्कुलर या सर्कुलर लेटर की बात करूं तो सर्कुलर या सर्कुलर लेटर एफबीआर की क्लैरिफिकेशन ऑफ लॉ है, यानी किसी लॉ के प्रोविजन पे एफबीआर का क्या ओपिनियन है। एंड ओपिनियन माइट डिफर, हो सकता है कि किसी मैटर पे मेरा ओपिनियन कुछ और हो, एफबीआर का ओपिनियन कुछ और हो, फिर वो अल्टीमेटली सेटल तो कोर्ट ऑफ लॉ में ही होगा। तो एफबीआर का जो सर्कुलर लेटर है ये सिर्फ एफबीआर की क्लैरिफिकेशन ऑफ लॉ है। टैक्स अथॉरिटीज पे तो ये बाइंडिंग है क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज ने खुद इशू किया है। टैक्स पेयर चाहे तो उसको फॉलो करे, चाहे तो उसको फॉलो ना करे। तो ये बेसिकली क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर है। यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है a person shall be entitled to a deductible allowance for the amount of any worker welfare fund paid। तो इस पेड के लफ्ज से एक व्यू ये निकलता है कि अगर आपने वर्कर वेलफेयर फंड की लेवी एक्चुअली पे की तो ही आप इसका डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम कर सकोगे। लेकिन इस क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर में क्लैरिफिकेशन ये दी है कि जब हम 5 हेड्स ऑफ इनकम की बात पढ़ेंगे, सैलरी, कैपिटल, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो हर हेड की आप बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी पढ़ोगे। फॉर एग्जांपल कि शायद आपको याद हो कि आपने कैफ लेवल में पढ़ा था कि सैलरी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज रिसिट बेसिस पे टैक्स होता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन एक्रूअल बेसिस पे टैक्स होता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस इंडिविजुअल और यूपी के पास ऑप्शन होता है आइदर टू गो फॉर कैश बेसिस, आइदर टू गो फॉर एक्रूअल बेसिस, लेकिन कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है कि एक्रूअल बेसिस। तो इस क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर में ये लिखा है कि अगर एक कंपनी एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग फॉलो कर रही है अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए, तो वो WWF और WPPF की डिडक्शन एक्रूअल बेसिस पे भी क्लेम कर सकती है, यानी कि द टर्म पेड वुड बी रीड एज पेबल। इट इज क्लैरिफाइड that the allowability of deductible allowance, WWF as deductible allowance would depend on the method of accounting, cash or accrual basis,
बीन एम्प्लॉयड बाय द टैक्सपेयर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स। अगर एक टैक्सपेयर कैश बेसिस फॉलो कर रहा है तो फिर उसके लिए पेड का मतलब पेड ही होगा, और अगर एक टैक्सपेयर एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहा है तो फिर उसके लिए ये पेड पेबल रीड किया जा रहा होगा। सेम जो बातें मैंने यहाँ डिस्कस की, सेम यही सारी बातें वर्कर वेलफेयर फंड के कानून के लिए भी है। सेम जो मैंने आपको हिस्ट्री बताई वर्कर वेलफेयर फंड की, यही सारी हिस्ट्री वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड के लिए भी है कि 18 अमेंडमेंट से पहले ये जो WPPF की लेवी है, ये फेडरल लेवी हुआ करती थी, हम फेडरल गवर्नमेंट को पे करते थे, लेकिन 18 अमेंडमेंट के बाद इसको फेडरल से प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया गया, अब फिर ये प्रोविंशियल्स को पे होती है। फाइनेंस एक्ट 2021 से पहले जब आप ये प्रोविंसेस को पे करते थे तो आपको डिडक्शन क्लेम, डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम करने में मसला होता था, क्योंकि आपके लॉ में सिर्फ फेडरल लॉ का जिक्र था। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2021 में इन्होंने प्रोविंशियल लॉ का भी जिक्र यहाँ पे कर दिया है। तो मैं रीड कर लेता हूँ। A person shall be entitled to a deductible allowance for the amount of any worker participation fund paid by the person in the year. A person shall be entitled to a deductible allowance for the amount of any worker participation fund paid by the person in the year under Companies Profit Worker Participation Act 1968 or under any law relating to worker profit participation fund enacted by the provinces after the 18th Constitutional Amendment Act 2010. However, this section shall not apply in respect of any amount of worker participation fund that is paid to the provinces by the ट्रांस प्रोविजनल एस्टेब्लिशमेंट। अगर कोई ट्रांस प्रोविजनल एस्टेब्लिशमेंट एक से ज्यादा सूबे में ऑपरेट कर रही है तो फिर इसको WWF या WPPF की डिडक्टेबल अलाउंस की डिडक्शन क्लेम नहीं होगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट के जहन में अभी या बाद में जाके ये सवाल आएगा, सर ये जो आपने सर्कुलर यहाँ पे कवर करवाया, ये सर्कुलर WPPF में नहीं दिया गया, तो क्या WPPF के लिए हम पेड बेसिस को ही फॉलो करेंगे? ये जो सर्कुलर मैंने आप लोगों को यहाँ WWF में कवर करवाया कि लिखा पेड का लफ्ज है, लेकिन इस सर्कुलर में ये क्लैरिफाई किया कि ये डिपेंड करता है आपकी मेथड ऑफ अकाउंटिंग पे। अगर आप कैश बेसिस चल रहे हो तो आप पेड ही समझोगे, अगर आप एक्रूअल बेसिस चल रहे हो तो पेड वुड बी रीड एज पेबल। WPPF से रिलेटेड ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है, तो क्या WPPF में इसको पेड ही समझेंगे या पेड और पेबल? सर पेड और पेबल समझेंगे, क्योंकि उसने क्लैरिफिकेशन दी है ना। जब वो क्लैरिफिकेशन यहाँ पे पेड के हवाले से कह रहा है कि पेड और पेबल, तो इसका मतलब है कि यही क्लैरिफिकेशन यहाँ पे भी रेलेवेंट रहेगी, यहाँ भी पेड का लफ्ज है, पेड और पेबल। और लास्ट डिडक्टेबल अलाउंस है हमारे पास एजुकेशनल एक्सपेंस के हवाले से। बेसिकली लास्ट बैच तक यहाँ मैं 5 डिडक्टेबल अलाउंसेस कवर करवाता था, अब मेरे पास 4 डिडक्टेबल अलाउंसेस है, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2022 में डिडक्टेबल अलाउंस फॉर प्रॉफिट ऑन डेट ऑन हाउसिंग लोन डिलीट हो चुका है। तो लास्ट डिडक्टेबल अलाउंस है हमारे पास एजुकेशनल एक्सपेंस के नाम से। आसान सी बात है, इसको रीड करता हूं। कहता है एवरी इंडिविजुअल, यानी कि ये वाला डिडक्टेबल अलाउंस कंपनी के लिए नहीं है, ये वाला डिडक्टेबल अलाउंस EOP के लिए नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल के लिए। एवरी इंडिविजुअल शैल बी इंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस in respect of tuition fee paid by the individual in the year, provided that the taxable income of the individual is less than 1.5 million rupees. तो बेसिकली यहाँ पे 3 बातें आ गई। नंबर 1, ये डिडक्टेबल अलाउंस सिर्फ उससे अलाउ होगा जो इंडिविजुअल है। नंबर 2, ये डिडक्टेबल अलाउंस अलाउ होगा अगेंस्ट द ट्यूशन फी पेड। एंड नंबर 3, इस डिडक्टेबल अलाउंस को क्लेम करने के लिए आपकी टैक्सेबल इनकम 15 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। सर टैक्सेबल इनकम हम समझते हैं, टैक्सेबल इनकम क्या चीज होती है? टैक्सेबल इनकम का मतलब है वो जो टोटल इनकम से 3 चीजें माइनस करने के बाद आए। डिडक्टेबल अलाउंसेस, एग्जम्प्ट इनकम एंड डिडक्शन अंडर पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल। तो अब यहाँ पे हम कोई ग्रॉस इनकम वगैरह की चीज देख रहे होंगे, क्या जिक्र कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। फिर कहता है डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एजुकेशन एक्सपेंस फॉर अ टैक्स ईयर शैल नॉट एक्सीड द लेसर ऑफ, यानी कि जो आपको एजुकेशनल एक्सपेंस का डिडक्टेबल अलाउंस अलाउ होगा वो 3 चीजों का लोअर होगा। 5% of the tuition fee paid by the individual in the year, 25% of the taxable income for the year, and amount computed by applying 60,000 with the number of children of the individual. आपको जो डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एजुकेशन एक्सपेंस की डिडक्शन मिलेगी वो 3 चीजों का लोअर होगी। आपने जितनी ट्यूशन फी पे की उसका 5%, आपकी जितनी टैक्सेबल इनकम है इसका 25%, और तीसरी लिमिट नंबर ऑफ चाइल्ड मल्टीप्लाई बाय 60,000 रुपीज, यानी जितने बच्चे मल्टीप्लाई बाय 60,000 के साथ।
पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 रीड करता हूँ, पहले समझाता हूँ कि ये लिमिट वगैरह अप्लाई कैसे करेंगे और जो मैंने क्रॉसिंग अप का जिक्र किया था इसका क्या मतलब है। देखिए फॉर एग्जांपल कि एक इंडिविजुअल है मिस्टर MQ, इसकी टोटल इनकम है लेट्स से 14 लाख और ड्यूरिंग द ईयर इसने ट्यूशन फी पे किया है लेट्स से 3 लाख रुपए और इसके जो नंबर ऑफ चाइल्ड्स हैं या नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं लेट्स से ये है 3 और मुझे अगर सिंपली डिडक्टेबल अलाउंस की लिमिट या टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना हो तो मैं क्या करूंगा सर, हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगा। सबसे पहले तो इस डिडक्टेबल अलाउंस को क्लेम करने के लिए 3 कंडीशंस थी। यू मस्ट बी इंडिविजुअल, नंबर 2 यू हैव पेड ट्यूशन फी एंड नंबर 3 योर टैक्सेबल इनकम इज लेस देन 1.5 मिलियन। तो आपने टोटल इनकम को नहीं देखना, आपने टोटल इनकम को नहीं देखना बल्कि टैक्सेबल इनकम को देखना। अब टोटल इनकम तो हमारे पास आ गई 14 लाख रुपए। अब जो आपको ये डिडक्टेबल अलाउंस अलाउ होगा ये अलाउ होगा 3 चीजों का लोअर ऑफ। पहली लिमिट जो कि टैक्स की सारी चीजें भूल जाएंगे ना तो भी आप ये वाली लिमिट नहीं भूलेंगे, नंबर ऑफ चाइल्ड्स मल्टीप्लाई बाय 60,000, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 60,000 180। दूसरी लिमिट 5% ऑफ ट्यूशन फी, तो 3 लाख रुपए का अगर 5% करें तो 15,000। अच्छा तीसरी लिमिट बड़ी यूनिक सी है, तीसरी लिमिट है 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, यानी कि 14 लाख रुपए का 25% नहीं लेना, 14 लाख से जो डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने के बाद टैक्सेबल इनकम आएगी उसका 25%। तब वो कैसे हम वर्कआउट करें सर, आप इन 3 चीजों का जो लोअर आएगा उसे माइनस करोगे तो आपके पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको एक सिंपल थोड़ी सी ग्रॉसिंग अप करनी पड़ेगी। ग्रॉसिंग अप करने के लिए मैं सिंपल से इसको यूं फॉलो करता हूँ कि जिस चीज पे परसेंटेज अप्लाई होती है ना मैं उसको 100 मान लेता हूँ। तो यहाँ पे परसेंटेज अप्लाई हो रही है 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, तो मैं टैक्सेबल इनकम को 100 मान लेता हूँ। अगर टैक्सेबल इनकम 100 है तो मैं मैक्सिमम कितना माइनस कर सकता हूँ सर, इस 100 का 25। और अगर किसी चीज में से 25 माइनस करने के बाद आंसर 100 आ रहा है तो उसका मतलब ये चीज क्या होगी 125। तब ग्रॉसिंग अब यहाँ पे कैसे होगी सर, 14 लाख रिप्रेजेंट्स 125 और आपको मालूम क्या करना है 25, तो कितना आ रहा है 280,000। तो इन तीनों का मैंने लोअर ले लिया, इन तीनों का लोअर हमारे पास 15,000 ही बन रहा है। तो 14 लाख में से 15,000 माइनस करेंगे तो 13,85,000। सिंपल, कॉपी कर लें इसे। देखें इस 25% वाली लिमिट को अगर मैं अप्लाई करने के लिए थोड़े से अपने नंबर्स आगे पीछे कर दूं, फॉर एग्जांपल कि मेरे 3 नहीं 6 बच्चे होते हैं और ट्यूशन फी मैंने 3 लाख नहीं बल्कि 4 मिलियन पे की होती। सर आपकी 14 लाख रुपए की इनकम है, आप 4 मिलियन की ट्यूशन फी कैसे पे कर सकते हैं? हो सकता है हम लोन वगैरह लेके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो फिर इस केस में मैं क्या करता सर, मेरे पास जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन मल्टीप्लाई बाय 60,000 कैलकुलेट होता वो होता 6 मल्टीप्लाई बाय 60,000 कितना 3,60,000 रुपए। फाइव परसेंट ऑफ ट्यूशन फी 4 मिलियन का 5% कितना बन रहा है कितना 2 लाख। इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं 8 मिलियन कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 लाख। और हमारी टोटल इनकम 14 लाख थी तो मैंने इसको ग्रॉस अप करके ये वाली लिमिट कितनी कैलकुलेट की थी 2 से। तो अब अगर मैं इन तीनों में देखूं तो हमारे पास जो लोअर बन रहा है वो 280 बन रहा है
यानी कि जो हम माइनस कर सकेंगे वो मैक्सिमम कितना कर सकेंगे 280। और अगर 14 लाख में से मैं 280 माइनस करूं तो कितना बन रहा है 1120। और हमारी लिमिट कितनी थी 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो जरा 1120 को 25% करके देखें, लिमिट ब्रीच तो नहीं हो रही। ग्यारह लाख 20,000 का 25%, 280 ही बनना चाहिए, क्योंकि मैंने ग्रॉसिंग अप किया ना यहाँ पे। देखो मैंने ग्रॉसिंग अप किस तरह से की, मैंने कहा मेरे पास कोई नंबर्स नहीं है, मेरे पास डाटा ये है कि मेरी टोटल इनकम है 14 लाख, मैंने अपने बच्चे की ट्यूशन फी पे की है 8 मिलियन और मेरे 6 बच्चे हैं। तो अब मुझे टोटल इनकम तो मैंने रख दी 14 लाख, इससे डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम करना है। डिडक्टेबल अलाउंस कितना मिलेगा, 3 चीजों का लोअर, नंबर ऑफ चाइल्ड मल्टीप्लाई बाय 60,000, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 60,000 ये आ गया 3,60,000। दूसरी लिमिट है 5% ऑफ ट्यूशन फी, तो 5% ऑफ ट्यूशन फी का मतलब है कि 8 मिलियन का 5% तो ये आ गया 4 लाख रुपए। अब तीसरी लिमिट है 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, यानी कि जो तीसरी लिमिट है ना वो इस पे अप्लाई नहीं करनी, इस टोटल इनकम से डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने के बाद जो टैक्सेबल इनकम आएगी ना उसका 25% लेना है हमने। तो यहाँ पे हमें कुछ ग्रॉसिंग अप करना पड़ेगी। अब ग्रॉसिंग अप को मैंने कैसे मैनेज करना है कि जिस चीज पे परसेंटेज अप्लाई हो आप उसको 100 मान लो। तो चूंकि यहाँ पे तीसरी लिमिट 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम है तो मैंने टैक्सेबल इनकम को 100 मान लिया। सर मैं कितनी डिडक्टेबल अलाउंस माइनस कर सकता हूँ, सर मैं इस टैक्सेबल इनकम का मैक्सिमम 25 माइनस कर सकता हूँ। और कितनी टोटल इनकम में से आप 25 माइनस करो तो आपके पास आंसर 100 आना चाहिए, सर 125। अब मैंने यहाँ पे ग्रॉसिंग अप अप्लाई की, कैसे, मैंने कहा 14 लाख रुपए जो आपके पास है ये 125 को रिप्रेजेंट करता है, इसको डिवाइड करें 125 से। और आपको मालूम क्या करना है सर, 25 मालूम करना है। अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट लिमिट आ जाएगी, अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। मैंने 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 280। इन तीनों का लोअर देखा तो इन तीनों का लोअर क्या बन रहा है सर, इन तीनों का लोअर 280 बन रहा है। और 14 लाख से जब 280 माइनस किया तो ये आ गया 11,20,000 रुपए। अब चेक कर लें कि लिमिट ब्रीच तो नहीं कर दी। सर हमारी लिमिट क्या थी, सर हमारी लिमिट ये थी कि 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, तो 11,20,000 का 25% 280 ही बनना चाहिए, अदरवाइज कोई कैलकुलेशन एरर किया हमने। सर किसी ने सवाल ये पूछा कि आप टोटल इनकम से 3 चीजें माइनस करते हो तो आपके पास टैक्सेबल इनकम आती है, एग्जेम्प्ट इनकम, डिडक्शन अंडर पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल और डिडक्टेबल अलाउंस। और फिर डिडक्टेबल अलाउंस भी बहुत सारे हो सकते हैं, ज़कात हो सकता है, डब्ल्यूडब्ल्यू हो सकता है, डब्ल्यूपीपी हो सकता है। तो अगर मेरे पास या तो एग्जेम्प्ट इनकम आ रही हो, या डिडक्शन अंडर पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल आ रहा हो, या डिडक्टेबल अलाउंसेस एक से ज्यादा आ रहे हो, तो मैं इस एजुकेशनल एक्सपेंस के डिडक्टेबल अलाउंस को कब क्लेम करूं, सबसे पहले माइनस कर दूं या सबसे आखिर में माइनस करूं या कहीं भी माइनस कर दूं। अगर किसी चीज में परसेंटेज टैक्सेबल इनकम पे अप्लाई हो रही है ना तो न्यूमेरिकली उसको माइनस करने के लिए आपको सबसे लास्ट में ही क्लेम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इसको सबसे पहले माइनस कर दिया और फिर बाकी चीजें माइनस की तो हो सकता है कि आपकी टैक्सेबल इनकम कम आ रही है, और फिर जब कम टैक्सेबल इनकम पे आप 25% अप्लाई करोगे तो आपकी लिमिट ब्रीच हो रही होगी। तो इस वजह से अगर किसी चीज में परसेंटेज टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेट हो रही है तो टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन में फिर हम उसे सबसे लास्ट में ही माइनस करेंगे, पहले बाकी चीजें माइनस कर देंगे, एक नंबर आ जाएगा उस पर हम क्रॉसिंग अप करके देखेंगे हम टैक्सेबल इनकम कितनी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वापस से इस लास्ट डिडक्टेबल अलाउंस पे आते हैं, दैट इज एजुकेशन एक्सपेंस। तो पॉइंट नंबर 1 में ये लिखा था, पॉइंट नंबर 1 में ये लिखा था कि डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एजुकेशन एक्सपेंस अलाउ होगा एक इंडिविजुअल को जो कि ट्यूशन फी पे करे प्रोवाइडेड कि इसकी टैक्सेबल इनकम 1.5 मिलियन से कम हो। पॉइंट नंबर 2 में ये था कि ये जो आपको एजुकेशन एक्सपेंस का डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा ये 3 चीजों का लोअर होगा। नंबर 1 इज 25% ऑफ ट्यूशन फी पेड, नंबर 2 इज 25% of taxable income, and number 3 is number of child multiplied by 60,000। फिर कुछ और प्रोसीजरल बात लिखी यहाँ पे, डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एजुकेशन एक्सपेंस shall be allowed against the tax liability of either of the parent making payment of the fee on furnishing the national tax number or the name of the educational institution। कि ये जो डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एजुकेशन एक्सपेंस है
कि आइदर ऑफ द पेरेंट, यानी कि या तो माँ या बाप, इन दोनों में किसी एक को अलाउ होगा, दोनों को अलाउ नहीं हो रहा होगा। और कंडीशन क्या है कि जिस इंस्टीट्यूशन में आप ये एजुकेशनल फी पे कर रहे हो, ट्यूशन फी पे कर रहे हो, इसका नाम या एनटीएन आपने अपने रेलेवेंट रिटर्न के साथ प्रोवाइड करना होगा। और लास्ट पॉइंट है कि डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एजुकेशनल एक्सपेंस शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 149, दैट इज पेमेंट ऑफ सैलरी। ये क्या बात कर रहा हूँ, ये क्या बात कर रहा है, सिर्फ इसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। आपके इनकम टैक्स लॉ में मल्टीपल सेक्शंस हैं जो कि डिफरेंट तरह की पेमेंट्स के ऊपर विदहोल्डिंग को गवर्न करते हैं। डिविडेंड की पेमेंट के वक्त कंपनी टैक्स विदहोल्ड करती है सेक्शन 140 के तहत, 150 के तहत। प्राइज एंड विनिंग्स की पेमेंट के वक्त जो प्राइज एंड विनिंग्स पे करने वाला बंदा होता है वो टैक्स डिडक्ट करता है सेक्शन 156 के तहत। यानी कि मल्टीपल सेक्शन से डिफरेंट तरह की पेमेंट्स के ऊपर विदहोल्डिंग को गवर्न करता है। इनकम टैक्स में एक सेक्शन है सेक्शन 149 जो कि सैलरी की पेमेंट पे विदहोल्डिंग को गवर्न करता है कि जब भी एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करेगा, जब भी एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करेगा तो इस सैलरी से टैक्स डिडक्ट करके एफबीआर को जमा करवा रहा होगा। अब सेक्शन 149 हम इंशाल्लाह सैलरी के हेड में डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन सेक्शन 149 में ये लिखा है कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की जब सैलरी से टैक्स डिडक्ट करता है तो उसके पूरे साल की सैलरी एस्टिमेट करता है, उस पूरे साल की सैलरी पे जो टैक्स बनता है वो कैलकुलेट करता है, फिर उसे 12 हिस्सों में डिवाइड करता है और 12 हिस्सों में से डिवाइड करने के बाद हर महीने की सैलरी से वो थोड़ा थोड़ा टैक्स डिडक्ट कर लेता है। अगर एम्प्लॉय क्या दूसरे सेक्शंस में कोई विदहोल्डिंग्स वगैरह हुआ, फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय ने अपने बिजली के बिल पे कुछ टैक्स दिया है, अपने बैंकिंग ट्रांजेक्शन के ऊपर कुछ टैक्स दिया है, अपनी एयरलाइन की टिकट्स के ऊपर कुछ टैक्स दिया है, तो एम्प्लॉयर को उनका एविडेंस दिखाकर अपनी सैलरी के विदहोल्डिंग टैक्सेस को कम कर सकता है। भाई फॉर एग्जांपल कि मैं केपीएमजी का एम्प्लॉय हूँ, मेरी 2 लाख रुपए सैलरी यानी कि पूरे साल की सैलरी बन गई 24 लाख रुपए। तो अब केपीएमजी क्या करेगा कि 24 लाख की इनकम पे जो मेरा टैक्स बनता है उसे 12 हिस्सों में से डिवाइड करके हर महीने की सैलरी से डिडक्ट करना शुरू कर दे। अब हो सकता है कि मैंने अपने घर का बिजली का बिल भरा, उसके साथ कुछ सेक्शन 235 के तहत इनकम टैक्स पे किया हो, मैंने अपने लिए कोई एयरलाइन टिकट बुक करवाई, उस पर कुछ इनकम टैक्स दिया, मैंने अपने मोबाइल का कार्ड लोड करवाया, कुछ इनकम टैक्स दिया, मैंने गैस का बिल किया उस पर कुछ इनकम टैक्स दिया, तो और भी दूसरी जगहों पे मैंने इनकम टैक्स की विदहोल्डिंग्स वगैरह करवाई हो सकती है। अब मेरी तो सिर्फ है ही सैलरी इनकम, अगर सैलरी के 24 लाख में भी विदहोल्डिंग हो जाए और बाकी ये बिजली गैस वगैरह के बिल पे भी विदहोल्डिंग हो जाए तो मेरा तो एक्सेस टैक्स डिडक्शन हो रहा होगा। तो इस केस में सेक्शन 149 इस बात की इजाजत देता है कि आप उन विदहोल्डिंग की डिटेल्स और एविडेंसेस अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करो, तो आपका एम्प्लॉयर सैलरी का टैक्स डिडक्ट करते वक्त उनकी एडजस्टमेंट क्लेम करते हुए आपकी विदहोल्डिंग कम करेगा। तो इसमें यह कहा गया है कि अगर एक एम्प्लॉय का, अगर एक इंडिविजुअल का डिडक्टेबल अलाउंस बनता है एजुकेशनल एक्सपेंस का, तो एम्प्लॉयर जब सैलरी की विदहोल्डिंग कैलकुलेट करेगा तो इस सैलरी की विदहोल्डिंग कैलकुलेट करते वक्त इस डिडक्टेबल अलाउंस को कंसिडर नहीं करेगा। यानी कि एम्प्लॉय या इंडिविजुअल फाइनल रिटर्न में इसका डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम कर ले, सैलरी की विदहोल्डिंग इसकी वजह से रिड्यूस नहीं हो रही होगी। सर किसी इंडिविजुअल की अगर टोटल सैलरी या टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो क्या उस केस में मैं डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम कर सकूंगा? सर आपने इस डिडक्टेबल अलाउंस की क्लेम के लिए टोटल इनकम को देखना ही नहीं है, आपने टैक्सेबल इनकम को देखना है। यानी कि देयर इज द पॉसिबिलिटी कि हम कोई ऐसा केस देख लें कि जिसमें ये वाला नंबर तो 15 लाख से ज्यादा आ रहा हो, लेकिन आपके पास कुछ एग्जामिशंस हो, आपके पास कुछ और डिडक्टेबल अलाउंसेस हो, आपके पास एजुकेशन एक्सपेंस का डिडक्टेबल अलाउंस हो, और जब आप माइनस करो तो फाइनल जो आपका नंबर आ रहा है ये 15 लाख से कम बन रहा है। अगर ये फाइनल टैक्सेबल इनकम 15 लाख से कम बन रही है तो इसका मतलब है कि आपकी एलिजिबिलिटी है, लेकिन अगर ये टैक्सेबल इनकम का नंबर अगर 15 लाख से ज्यादा बन रहा है तो फिर आपके लिए वो डिडक्टेबल अलाउंस नहीं है। जो 25% वाली लिमिट है इसको भी कंसीडर करेंगे 15 लाख बनाते हैं। यस, अगर लेट से कि मैंने लिमिट वगैरह वर्कआउट की और ये माइनस करने के बाद 15 लाख से ही ज्यादा बन रहा है तो फिर मैं पूरा ही इग्नोर कर दूंगा क्योंकि मेरी एलिजिबिलिटी ही नहीं बनती उस डिडक्टेबल अलाउंस को क्लेम करने। तो यहाँ तक हमारे पास जो बेसिक एरिया हमने कवर करना था वो कवर कर लिया है। जो बातें मैं आपको अब तक कवर करवा चुका हूँ और उसमें फाइनेंस में अगर कोई चेंज आया है तो वो मैं आपको नोटिफाई करवा देता हूँ और फिर हम अपने पहले हेड ऑफ इनकम को स्टार्ट करते हैं।